नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो से हम मुगल साम्राज्य को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इससे पहले हमने मध्यकालीन भारत में उन सारे परिवर्तनों को, उन सारे साम्राज्यों को पढ़ लिया है जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी है। हम मुगल साम्राज्य को खूब डिटेल से पढ़ेंगे। इसको डिटेल से पढ़ने का कारण यह है कि एक तो भारत में एक लंबे समय तक मुगल साम्राज्य स्थापित रहा, तो उसकी व्यवस्थाएं कैसी थी वह हमको समझनी होंगी। उसके साथ साथ हम यह भी समझेंगे कि कैसे आधुनिक भारत में या जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन स्थापित किया तो वह शासन कैसे स्थापित किया, मुगल परंपरा या मुगलों की जो शासन व्यवस्था थी वह व्यवस्था कैसे स्थापित थी, कैसे वह भारत में अपनी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे थे, उनमें क्या कमियां थी, और अंततः कैसे जो अंग्रेज हैं वह इन व्यवस्थाओं को जीत लेते हैं या इन व्यवस्थाओं पर अपना अधिकार कर लेते हैं और भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाता है। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, तभी जाकर आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। सबसे पहले एक कहानी के रूप में हम चीजों को समझ लेते हैं। मध्य एशिया का क्षेत्र है और मध्य एशिया में क्या है, आपकी जनजातियां हैं। अब यह जो आपकी जनजातियां हैं यह आपस में क्या करती थी, युद्ध करती थी। किसी एक क्षेत्र पर कभी एक जनजाति जीत जाती थी, किसी दूसरे क्षेत्र पर कभी कोई दूसरी जनजाति जीत जाती थी। तो इसी तरह से दो जनजातियां थी प्रारंभ में, एक आपके जो तुर्क परंपरा से जुड़े हैं और एक आपके जो मंगोली परंपरा से जुड़े हैं या फिर मंगोल की परंपरा से जुड़े हैं। अब इनमें क्या होता था, कई बार जो यह आपकी जनजातियां हैं यह क्या करती थी, आपस में विवाह। अब इस चीज को आप ऐसे भी समझेंगे, पहले क्या थी, यह ज्यादातर जनजातियां थी खानाबदोश। खानाबदोश का मतलब एक स्थान पर रुकती थी, वहां पर जो भी संसाधन है उनका उपयोग करती थी, फिर दूसरे स्थान पर चली जाती थी। तो एक तरह से घुमक्कड़ जनजातियां थी। धीरे धीरे क्या हुआ, कृषि व्यवस्था का प्रचार प्रसार, और जब कृषि व्यवस्था का प्रचार प्रसार होने लगा यानी कृषि व्यवस्था शुरू हुई और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण आपकी लोहे की खोज। तो जब यह सब कुछ हुआ यानी कृषि व्यवस्था शुरू हुई, उसके बाद लोहे की खोज हुई और लोहा आ गया कृषि व्यवस्था में। अब इससे क्या हुआ, जो उत्पादन है वह उत्पादन बढ़ने लगा। जब उत्पादन बढ़ने लगा तो इस पर जो अधिकार है उस अधिकार के लिए क्या हुआ, संघर्ष प्रारंभ। और इसी तरह से बनी आपकी व्यवस्था प्रशासन की, यानी अब एक कोई व्यक्ति प्रशासक होगा। प्रशासक या तो आपका वह सामंत होता था या बाद में वह राजा होगा, उसके बाद वह क्या होगा, महाराजा। तो इस तरह व्यवस्थाएं चलती थी। अब यह आपकी जो जनजातियां हैं यह खानाबदोश हैं। खानाबदोश के साथ साथ अब यह क्या है, कृषि पर भी अपना अधिकार कर रही हैं। तो दो तरह की जनजातियां हैं, एक आपकी जो तुर्क परंपरा से जुड़ी है, एक आपकी जो मंगोल परंपरा से जुड़ी है। आपस में जुड़ने के बाद मतलब इनके वैवाहिक संबंध आपस में स्थापित होते हैं। फिर एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नाम है बाबर। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब जो यह जनजातियां आपस में लड़ रही हैं, यह कहाँ लड़ रही हैं, मध्य एशिया में। और मध्य एशिया का मतलब आपका तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, इन सारे क्षेत्रों पर आपस में यह लड़ रही हैं। और लड़ किस लिए रही हैं, संसाधनों पर अधिकार के लिए। अब जब यह आपस में लड़ेंगी तो एक कोई जीतेगा, दूसरा कोई हारेगा। तो क्या होगा, संघर्ष का जो है एक क्रम चलेगा। एक दूसरे के क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए लगातार संघर्ष चलेंगे। और यह संघर्ष क्यों चलेंगे, क्योंकि संसाधन सीमित है। जिस क्षेत्र विशेष में यह रह रहे हैं वहां जो कृषि व्यवस्था है वह उतनी अच्छी नहीं है। कुल मिलाकर व्यापार व्यवस्था के तहत ही यह लोग अपने संसाधन जुटा पाते हैं। तो उन संसाधनों पर अधिकार के लिए संघर्ष होंगे। इन्हीं संघर्षों में बाबर भी बड़ा होगा। पहले क्या होगा, इन संघर्षों में बाबर को पराजित किया जाएगा, क्योंकि बाबर लगभग 11 से लेकर 12 साल की आयु में ही प्रशासक बनता है। इसके पिता की एकदम से मृत्यु हो जाती है तो यह प्रशासक नियुक्त हो जाता है 11 से 12 साल की आयु में। तो उस समय जो संघर्ष है वह तेजी से चल रहा था और बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे थे। बाबर का जो मूल अधिकार है वह कहाँ था, समरकंद पर, और उसमें भी अगर हम कहें तो फरगना पर। यहाँ पर यह प्रशासक नियुक्त हुआ था। तो बार बार जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वह संघर्ष कर रही थी, वह युद्ध कर रही थी बाबर से। और बाबर की एक तो उम्र कम है, दूसरे बाबर के पास संसाधन कम है, तो बार बार उसको पराजित होना पड़ रहा था। कभी अधिकार करता, कभी अधिकार छीन लिया जाता। इसी क्रम में बाबर क्या करता है, वह धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ना प्रारंभ करता है और करता है काबुल पर अधिकार। और यहाँ पर अधिकार करने के बाद यह फिर से कोशिश करता है कि जो इसकी पुरानी राजधानी है समरकंद है उस पर यह अधिकार करे, लेकिन वहां यह बार बार पराजित होता है। अच्छा, यह भारत की तरफ ही क्यों आया? क्योंकि इससे पहले जो आपके तुर्क हैं, जो आपके मंगोल हैं,
या भारत आ चुके थे। तुर्कों के आक्रमण, चंगेज खान के आक्रमण, यह सब भारत पर हो चुके थे। तो यह लोग भारत का रास्ता जानते थे कि भारत एक समृद्ध क्षेत्र है। किससे कहानियां बाबर को पता थी, इसके पूर्वज इसको बताते थे कि भारत एक समृद्ध क्षेत्र है। तो यह काबुल की तरफ बढ़ता है, काबुल पर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करता है। उसके बाद यह धीरे धीरे भारतीय क्षेत्रों को लूटना प्रारंभ करता है। पहले यह अधिकार नहीं करेगा बल्कि क्षेत्रों को लूटेगा। आता था काबुल से, हमले करता था, क्षेत्रों से संपत्तियां लूटता था, फिर से चला जाता था काबुल। फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनी कि इसे भारत आने का निमंत्रण मिला। भारत में ऐसे अवसर उत्पन्न हो चुके थे कि बाबर भारत में आ सके, ऐसी परिस्थितियां पूरी तरह से बन चुकी थी। बाबर इसी क्रम में आता है भारत, और भारत में आकर यह मुगल साम्राज्य की नींव डालता है। तो यह पूरा क्या है, घटनाक्रम है जो मैंने आपको समझा दिया। अब इसको तथ्यों के माध्यम से हम समझेंगे। जो परीक्षाओं में आपसे पूछी जाती हैं चीजें, उन चीजों को हम समझेंगे और यह समझेंगे कि बाबर जो भारत में आया वह उसकी मजबूरी थी या उसको एक अवसर मिला जो भारत में उत्पन्न हो चुका था, जिसके कारण वह भारत में आया और भारत में उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि मुगल थे कौन। तो मुगल जो आपके हैं वह तुर्क और मंगोल मूल के थे। मतलब एक तरफ से तुर्क है और दूसरे तरफ से मंगोल हैं। तुर्क कौन है? तुर्क जो होते थे वह मध्य एशिया के मुस्लिम योद्धा है और तैमूरी वंश से जुड़े थे। मतलब जो तैमूर है वह इनसे जुड़ा था। हमने देखा था कि तैमूर लंग भारत में आया था, तो वहां से हम समझते हैं कि तैमूर लंग से यह कैसे कनेक्टेड है। तैमूर का बेटा होता है मीरान शाह, मीरान शाह का बेटा होता है अबू सईद मिर्जा और इसका बेटा होता है उमर शेख मिर्जा, और यही होता है बाबर का पिता। यानी तैमूर लंग, उसके बाद मीरान शाह, मीरान शाह के बाद अबू सईद मिर्जा, अबू सईद मिर्जा के बाद उमर शेख मिर्जा, और यह बाबर का पिता होता है। इसके बाद ही बाबर का जन्म होता है। तो हमने एक तरफ देख लिया जो तुर्क परंपरा की बात की जाती है, वहां से यह कैसे कनेक्टेड है। अब हम बात करते हैं मंगोल परंपरा की। मंगोल क्या है? जो मंगोलिया का क्षेत्र है उसके आसपास रहने वाले या लोग हैं। युद्ध करते थे, घुड़सवारी करते थे और बहुत बर्बर होते थे। इसी क्रम में हमने देखा कि चंगेज खान भारत आता है। तो चंगेज खान को हम लोग जानते हैं, यहाँ हम तैमूर लंग को जानते हैं, यहाँ हम चंगेज खान को जानते हैं। तो चंगेज खान के बाद यह किस तरह से कनेक्टेड है हम देख रहे हैं। चंगेज खान जो था इसके कई सारे पुत्र थे। इनमें एक पुत्र था चगताई खान। यह चंगेज खान का दूसरा बेटा था। जो चगताई खान था इसने चगताई खानम का शासन स्थापित किया, जो वर्तमान का उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान का क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो यह मंगोल शाखा है यह स्थापित होती है। अब मंगोल भी मंगोलिया के बाहर अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित कर रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों को जीत रहे थे, वहां पर अपना प्रशासन फैला रहे थे। मुख्यतः इनका लक्ष्य क्या होता था? क्षेत्रों को लूटना और वहां की जो संपत्ति है उस पर अपना अधिकार करना। तो मंगोल मूल के जो लोग हैं यह भी विस्तार कर रहे हैं। अब जो आपका यह चगताई खान है जिसने 1242 से लेकर 1300 तक शासन व्यवस्था को संभाला था, इसके कई सारे पुत्र थे और इन पुत्रों के बीच जो उत्तराधिकार है उस उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चलता था। अब यहाँ हमने दो परंपराओं की बात की। एक परंपरा की बात की हमने तुर्क परंपरा, एक परंपरा की बात की हमने मंगोल परंपरा। और इन दोनों में जो उत्तराधिकार की व्यवस्था है वह कैसी थी? संघर्ष की। यानी जितने भी उत्तराधिकारी होते थे वह आपस में लड़ते थे और लड़ने के बाद जो जीवित बचता था या फिर जो जीतता था वही वास्तव में उत्तराधिकारी होता था। और यह व्यवस्था आपको मुगल साम्राज्य में भी मिलेगी। अगर आप हुमायूं को छोड़ दीजिए या हम कहे बाबर के बाद जो उत्तराधिकार है उस व्यवस्था को छोड़ दीजिए, तो उसके बाद उत्तराधिकार की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं इनमें खूब संघर्ष होंगे। यानी जो जीवित बचेगा वही वास्तव में क्या होगा? उत्तराधिकारी। और जब आप औरंगजेब के समय देखेंगे तो यह उत्तराधिकार का संकट सबसे ज्यादा आपको दिखेगा। औरंगजेब अपने तीनों भाइयों में से दो भाई को मार देगा और तीसरा भाई कहाँ चला जाएगा उसका पता नहीं लगेगा। तो संघर्ष जो होगा वह लगातार होगा, किसके लिए? उत्तराधिकार के लिए। और यह व्यवस्था बहुत पहले से ही चली आ रही है, दोनों में, मंगोलों में भी और तुर्कों में भी। और यह दोनों किससे कनेक्टेड है? मुगल साम्राज्य से। यह मुगल साम्राज्य इन दोनों से कनेक्टेड है। तो जब भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित होगा तो अपनी पुरानी परंपराओं के साथ भी आएगा, जिसमें यह परंपरा भी है कि उत्तराधिकारी कैसे नियुक्त होगा? संघर्ष के माध्यम से। तो यही जो आपका चगताई खान है इसकी भी पीढ़ियों में लगातार संघर्ष होता है।
यह लोग धीरे धीरे पश्चिम की तरफ आगे बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आपके तुर्क हैं, क्योंकि इस्लाम का उदय हो चुका था और उनमें जो आपके तुर्क हैं वह इस्लाम को तेजी के साथ आगे फैला रहे थे। और इनमें भी जो तुर्क हैं, इनकी भी बात हमने बार बार की है कि यह शक्ति के बल पर इस्लाम को आगे फैला रहे थे। इसी क्रम में जो पूरब की तरफ से आ रहे हैं, कौन, आपके मंगोल, यह भी धीरे धीरे तुर्कों से कनेक्शन में आते हैं और धीरे धीरे इनका भी इस्लामीकरण प्रारंभ हो जाता है। अब जो आपके मंगोल है वह बन गए मुस्लिम मंगोल, और जो आपके तुर्क हैं यह भी पहले से ही क्या है, मुस्लिम तुर्क, यानी इन्होंने भी मुस्लिम व्यवस्था को अपनाया है, इस्लाम को अपना धर्म बनाया है। फिर आपको इनमें एक नाम मिलेगा कुतलुग निगार खानूम। यह क्या है, एक मंगोल राजकुमारी है और यह कनेक्टेड किससे है, चगताई वंश से, यानी यह जो आपका चगताई वंश है इसी से कनेक्टेड है। इन्हीं का विवाह हुआ किससे, उमर शेख मिर्जा से, और यही उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता हैं। तो मंगोल से कैसे कनेक्टेड हो गए, डीप डाउन जाके हमने देख लिया। तुर्क से कैसे कनेक्टेड थे वह भी हमने डीप डाउन जाकर देख लिया। अब इन दोनों से, यानी तुर्क जो है आपके, वह कौन है, बाबर के पिता, और माता जो है वह कौन है, मंगोल। इन दोनों के मिलने से एक नई शक्ति का जन्म हुआ और वह शक्ति है आपकी मुगल साम्राज्य। तो बाबर का इस तरह से जन्म होता है। इनमें सबसे खास चीज है आपकी समरकंद। समरकंद को लेकर जो आपका बाबर है वह लगातार यह कोशिश करेगा कि समरकंद उसके अधिकार में आ जाए, और समरकंद को लेकर वह लगातार प्रयास करता रहेगा, अंततः सफल नहीं हो पाता है। कुछ क्षेत्रों को आप यहाँ देखे रहिए। एक जैसा क्षेत्र है आपका काबुल। यहीं पर बाबर सबसे पहले अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करता है जिससे वह भारत के क्षेत्र में आ सके। फिर यह मुल्तान आएगा, लाहौर आएगा और बाद में आएगा यह दिल्ली के क्षेत्र में। यह क्रम आप ध्यान रखिए। तो हम समझते हैं कि जब बाबर का जन्म हुआ उस समय जो आपका मध्य एशिया है उसकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी। हमने जैसे शुरुआत में बात की थी कि आपस में संघर्ष हो रहे थे, लेकिन इसको हम डीप डाउन जाके देख लेते हैं। तो वहां पर जो तैमूर साम्राज्य है वह तैमूर साम्राज्य लगभग समाप्त होने की कगार पर था, और तैमूर साम्राज्य का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र काफी बड़ा था। अब इसके क्षेत्र पर इसके वंश के लोगों ने ही अधिकार स्थापित किया, लेकिन वह अपने अधिकारों के लिए आपस में लगातार लड़ते रहते थे। यानी तैमूर साम्राज्य बहुत बड़ा था और यहाँ पर सबसे बड़ा नाम था तैमूर लंग का। इसके बाद जो यह साम्राज्य है वह धीरे धीरे टूटने लगा। इसके जो वंशज हैं, इसके जो पुत्र हैं, पोते हैं, वह सब आपस में ही लड़ने लगे। धीरे धीरे जो साम्राज्य है वह कई सारे टुकड़ों में बट गया, और उन टुकड़ों पर जो इनके वंश के लोग हैं वह धीरे धीरे शासन करते रहे। इन्हीं में एक क्षेत्र है फरगना, उस पर शासन था किसका, उमर शेख मिर्जा का। और उमर शेख मिर्जा है कौन, बाबर का पिता। तो एक बड़ा तैमूर साम्राज्य है, यह टुकड़ों में टूट गया। स्थानीय स्तर पर जो इनके साम्राज्य के लोग हैं या इनके वंश के लोग हैं वह अपना प्रशासन चलाते थे। उमर शेख मिर्जा भी इसी वंश से कनेक्टेड था और उसका शासन था फरगना पर, वहां से वह शासन चला रहा था। एक दूसरी शक्ति भी उभर रही थी। वह शक्ति कौन सी थी, उज्बेकों की शक्ति। उज्बेक क्या थे, यह मध्य एशिया के एक लड़ाकू समुदाय के लोग थे और इनका एक नेता था शैबानी खान। इसी शैबानी खान से जो आपका उमर शेख मिर्जा है उसका भी संघर्ष होगा, और बाद में जो आपका बाबर है उसका भी संघर्ष होगा। तो यह आपका शैबानी खान ध्यान रखिएगा। अब जो आपके यह उज्बेक हैं यह बहुत उग्र होते थे, और सबसे ज्यादा जो इनकी उग्रता का कारण है वह यह है कि यह सुन्नी मुसलमान थे। तो अब शिया वर्सेस सुन्नी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वह कॉन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, यानी शिया और सुन्नी के बेसिस पर यह आपस में युद्ध करेंगे। और इसी क्रम में जो आपका उज्बेक है वह समरकंद पर, फरगना पर, इन सारे क्षेत्रों पर भी आक्रमण करते हैं। ईरान में भी एक नया वंश उठेगा, सफवी राजवंश। अब जो आपका सफवी है यह क्या है, शिया है, और यह वंश स्थापित हुआ 1501 में। तो शिया वर्सेस सुन्नी, यह दोनों जो आपके संघर्ष हैं या इन दोनों के मध्य जो संघर्ष है यह संघर्ष धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएगा। जो आपके सफवी हैं यह क्या करते हैं, सुन्नियों पर अत्याचार, यानी जो आपका शिया धर्म है वह शिया धर्म अत्याचार करेगा सुन्नियों पर। तो शिया से कनेक्टेड है कौन, सफवी राजवंश, और सुन्नी से कनेक्टेड है उज्बेक राजवंश। तो इनमें संघर्ष होगा शिया और सुन्नी का, और एक दूसरे के यह क्या बन जाएंगे, दुश्मन। यानी जो पूरा मध्य एशिया का क्षेत्र है वह राजनीतिक अस्थिरता का क्षेत्र है। एक तो वंश में आपस में टकराव है, धर्म को लेकर भी टकराव है, क्षेत्रों को लेकर भी टकराव है,
और इन टकरावों के कारण जो स्थानीय प्रशासन है वह पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। कोई किसी एक क्षेत्र पर अधिकार करता है, थोड़े समय बाद वह अधिकार बदल जाता है, कोई दूसरा उस क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। तो युद्धों का केंद्र और लूटपाट का केंद्र बना हुआ था मध्य एशिया का क्षेत्र। इसी क्रम में बाबर का जन्म होता है। इसका पूरा नाम क्या है? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 14 फरवरी 1483 को अंदीजान यानी फरगना घाटी में इसका जन्म होता है। इसके पिता कौन है? उमर शेख मिर्जा, और यह फरगना घाटी के ही शासक हैं। एक दिन जो आपके उमर शेख मिर्जा हैं, क्योंकि लगातार युद्ध होते थे तो बड़ी बड़ी क्या बनाई जाती थी? मचाने बनाई जाती थी, या उसे आप कह सकते हैं मीनार, जैसे बांस वगैरह आपस में जोड़कर ऊंचे ऊंचे क्या बनाए जाते थे? ऐसे स्थान बनाए जाते थे जहां से शत्रु पर नजर रखी जा सके, क्योंकि एकदम से आक्रमण होते थे। कोई नैतिक परंपरा होती नहीं थी कि युद्ध होगा, चेतावनी दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता था। एकदम से आक्रमण होते थे, क्षेत्रों को जीता जाता था। तो ऐसे क्या होता था, जो आपका प्रशासनिक क्षेत्र है उसके आसपास बनाई जाती थी मीनारें। इन मीनारों पर चढ़कर जो आपके प्रशासक हैं वह क्या करते थे? होने वाले आक्रमणों पर नजर रखते थे। यानी यहाँ पर सैनिक नियुक्त होते थे, प्रशासक कभी कभी स्वयं भी जाता था, इसके थ्रू निगरानी रखता था कि कोई आक्रमण ना हो। इसी तरह एक मीनार पर यह उमर शेख मिर्जा चढ़ा था, लेकिन अचानक से वह गिर गया। गिरा किस कारण से यह पता नहीं, या तो मीनार किसी तरह से डिस्टर्ब हो गई हो, या किसी तरह से यह लड़खड़ा कर गिर गया। और गिरा जब यह, तो इसको बहुत चोटें आईं, और यह चोट इतनी गंभीर थी कि 1494 में इसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु कहाँ हुई? अंदीजान में। अंदीजान क्या है? जो आपका फरगना घाटी है, जहां पर उमर शेख मिर्जा का शासन है, उसकी राजधानी है। तो अंदीजान में इसकी मृत्यु हो जाती है, और यह मृत्यु अवसर देती है किसे? बाबर को, कि वह प्रशासन को संभाले। बाबर की उम्र हालांकि बहुत कम होती है, 11-12 साल की आयु में बाबर प्रशासक बन जाता है। लेकिन बाबर के साथ अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होंगी। एक तो इसकी उम्र कम, दूसरा इसका अनुभव कम, तीसरा जो उमर शेख मिर्जा का शासन है वह शासन क्षेत्र भी कम, चौथा जो इनकी परंपरा है कि आपस में युद्ध करना, वह परंपरा भी दिखेगी, क्योंकि यह युद्ध ना केवल वंशजों में होते थे बल्कि जो पूर्व के वंशज हैं उनमें भी होते थे। तो आपके जो बाबर के चाचा वगैरह हैं यह भी चाहेंगे कि अधिकार हो जाए, वहां पर भी युद्ध होगा। इसके अपने भाई वह योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी चाहेंगे कि उनको प्रशासन में हिस्सा मिले, तो अलग अलग क्षेत्रों में वह भी प्रशासन संभालेंगे। बाबर ही आपका क्या होगा? वास्तव में उत्तराधिकारी बनेगा उमर शेख मिर्जा का, क्योंकि बाबर ही अपने भाइयों में सबसे योग्य होता है। और बाबर के साथ एक चीज अच्छी भी होती है, इसको कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो इसका सपोर्ट करें। तो 11-12 साल की आयु में इस बाबर को अधिकार मिलता है फरगना का, और वहां का यह शासक नियुक्त हो जाता है। बाबर ही क्यों? क्योंकि तैमूरों की जो परंपरा है उसमें उत्तराधिकार की जो लड़ाई है वह लगातार हमको दिखती है। लेकिन जो बाबर के अन्य भाई हैं वह भाई इतने मजबूत नहीं है, क्योंकि जो बाबर का एक सबसे बड़ा भाई है आलम शाह, वह शारीरिक रूप से भी कमजोर है और मानसिक रूप से भी कमजोर है। तो जो आलम शाह है वह इतना योग्य नहीं है, या फिर हम यह कहें कि जितने भी लोग हैं उन सब में सबसे योग्य उस समय कौन था? बाबर, जो इसके भाई हैं। तो बाबर को ही अधिकार मिल जाता है। कुछ इसके अन्य भाई भी हैं जिनका बहुत विवरण हमको नहीं मिलता है, लेकिन वह भी किसी छोटे छोटे क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। बाबर जो है वह अपने पिता के क्षेत्र पर ही शासन स्थापित करता है। अब जो आपका बाबर है इसको सत्ता संभालने में कई सारे लोगों ने सहयोग किया, जिसमें एक सबसे फेमस नाम आता है ख्वाजा उमर का। यह क्या है? एक शक्तिशाली व्यक्ति है, यानी यह प्रशासन में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। और जब बाबर ने शासन संभाला तो जो इसकी शासन व्यवस्था है वह चल सके, इसमें यह खूब सारा योगदान देता है। दूसरा एक व्यक्ति है ख्वाजा दरवेश। यह एक धार्मिक व्यक्ति है, यानी यह एक तरीके से काजी जैसा कोई व्यक्ति है, या फिर धार्मिक व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है। यह भी बाबर को सपोर्ट करता है, और बाबर इसके सपोर्ट के माध्यम से जो धार्मिक व्यवस्था है उस धार्मिक व्यवस्था के आधार पर भी, यानी धार्मिक सपोर्ट भी मिलता है, तो उसके आधार पर भी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करता है। इसके परिवार के भी कुछ लोग हैं, इसके रिश्तेदार भी हैं, जैसे इसका एक चाचा है वह भी मदद करता है, कुछ रिश्तेदार हैं वह भी मदद करते हैं। इसकी जो अपनी माँ है याकूबा बेगम, यह भी बाबर को बहुत ट्रेंड करती है और बाबर की बहुत मदद करती है। इसका जो एक चाचा है अली कुली मिर्जा, यह भी बाबर की मदद करता है। यानी कई सारे लोग बाबर की मदद करते हैं। समरकंद और बुखारा के जो सामंत हैं यह भी बाबर की मदद करते हैं, यानी स्थानीय सामंत परिवार के कुछ लोग, धर्म से जुड़े कुछ लोग, और जो सेना में उच्च लोग हैं वह भी। तो कई सारे लोग इसको सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट करने के बाद यह शासन व्यवस्था को संभालता है। लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो यह नहीं चाहते हैं
कि बाबर गद्दी पर बैठ पाए, तो वह लोग बाबर का विरोध करते हैं। इनमें इसके सौतेले भाई, इसके सौतेले चाचा, यह सब क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं कि यह क्या करें, इसके शासन क्षेत्र पर अधिकार कर लें, क्योंकि परंपरा ऐसी बनी हुई थी कि जो जीतता था वही प्रशासन को संभालता था। तो वह भी विद्रोह करते हैं। फरगना के जो दरबारी हैं, जो कुछ अमीर हैं, मतलब कुछ अमीर तो सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सामंत तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो विरोध में आएंगे, तो वह लोग भी इसका विरोध करते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि यह प्रशासक बने। इनमें एक सबसे फेमस है जो समरकंद का शासक है, मोहम्मद सैबानी। यह उज्बेकों का नेता है, यानी जो उज्बेक परंपरा है उसका वह नेता है। अब यह क्या करेगा, सबसे ज्यादा विरोध करेगा और कोशिश करेगा कि बाबर को पराजित करे, क्योंकि बाबर का सबसे ज्यादा संघर्ष इसी से होगा। तो बाबर जब इससे संघर्ष करेगा तो शैबानी जो है यह आपका ज्यादा ताकतवर साबित होगा और बाबर को यह वहां से भगा देगा। बाबर का एक चचेरा भाई भी है, यह भी संघर्ष करता है। कुल मिलाकर बहुत सारे लोग बाबर को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो बाबर को हटाना चाहते हैं। इनमें सबसे फेमस है शैबानी, जो कि एक उज्बेक नेता है। अब यहाँ शिया सुन्नी का जो विवाद है वह विवाद भी हमको दिखेगा। शैबानी खान क्या चाहता है कि जो समरकंद है उस समरकंद पर उसका अधिकार हो जाए, लेकिन बाबर क्या कहता है कि समरकंद का जो क्षेत्र है वह पैतृक रूप से उसका है, यानी जो उसके पूर्वज हैं वह समरकंद पर ही शासन को चला रहे थे। तैमूर लंग की परंपरा से जुड़ा हुआ यह व्यक्ति है, तो यह कहता है कि जब तैमूर का शासन था उस समय भी तैमूर ने समरकंद को अपनी राजधानी बनाया था, यानी यह उसके वंश का ही क्षेत्र है प्राचीन काल से। तो जब तैमूर लंग की मृत्यु हुई तो क्षेत्रों को लोगों ने आपस में बांटा, लेकिन वास्तव में जो इसके वंश का सबसे पूर्वज है वह क्या करता है, समरकंद पर ही शासन चलाता है, या समरकंद ही उसकी राजधानी है। तो बाबर का यह दावा है कि समरकंद क्योंकि उसके वंश के लोगों से जुड़ा है तो वह उसके ही अधिकार में होना चाहिए। और जो तैमूर के पिता हैं वह भी यह कोशिश कर रहे थे कि समरकंद पर उसका अधिकार हो जाए। इसके बाद जो तैमूर के पुत्र हैं, पोते हैं, जैसे एक नाम मिलता है मिर्जा उलुग बेग, इसका भी शासन है। और जो बाबर के पिता हैं उमर शेख मिर्जा, यह फरगना के शासक हैं, यानी तैमूर की परंपरा से जुड़ा हुआ यह पांचवा वंश है। कौन सा वंश? मुगल वंश या फिर बाबर। तो बाबर जुड़ा है तैमूर परंपरा से और तैमूर का शासन था समरकंद पर, या तैमूर समरकंद पर अपना अधिकार रखता था। तो बाबर का यह दावा था कि समरकंद पर उसका अधिकार होना चाहिए क्योंकि वह उसके वंश के लोगों का ही अधिकार है। वहीं जो आपका उज्बेक है, और उज्बेकों में जो आपका शैबानी खान है, यह अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था और उस विस्तार के तहत यह बताता है कि उसका अधिकार होना चाहिए समरकंद पर। हालांकि जो आपका यह शैबानी खान है यह भी खुद को कनेक्ट करता है चंगेज खान से और यह कहता है कि यह चंगेज खान का ही पुत्र है, यानी शैबानी खान खुद को बताता है कि वह चंगेज खान का पुत्र है, उससे कनेक्ट करता है। और जो बाबर है वह क्योंकि तैमूर परंपरा से जुड़ा हुआ है तो वह वहां से खुद को कनेक्ट करता है। तो शैबानी खान शक्ति बढ़ा रहा था और वह उसके लिए समरकंद पर अधिकार चाहता है। अब जो आपका यह समरकंद है इसकी चर्चा इतनी क्यों की जा रही है? क्योंकि समरकंद को लेकर जो बाबर है वह बाबर बहुत सेंसिटिव है। बाबर बार बार या पूरे जीवन अपने यह कोशिश करता रहेगा कि वह समरकंद पर किसी तरीके से अधिकार कर ले। और यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक तरीके से मुगल साम्राज्य की मजबूरी थी कि उसे भारत में आना पड़ा, क्योंकि समरकंद पर किसी भी तरीके से बाबर अधिकार नहीं कर पाया। उसने बहुत सारी कोशिशें की। समरकंद इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? एक तो इसका ऐतिहासिक महत्व, प्राचीन काल से ही यह तैमूर लंग की राजधानी थी, यह शक्ति और वैभव का केंद्र था। बाबर इमोशनली बहुत जुड़ा था इस क्षेत्र से। उसके साथ साथ यह आर्थिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ से जाता था आपका रेशम मार्ग। और जैसा मैंने पहले चर्चा की थी कि कृषि उत्पाद बहुत ज्यादा नहीं थे, वास्तव में जो यहाँ लाभ होता था वह व्यापारिक लाभ था, यानी व्यापार से यहाँ बहुत सारा धन कमाया जाता था, टैक्स के रूप में बहुत सारा कलेक्शन भी होता था। तो क्योंकि यह आर्थिक महत्व का क्षेत्र है और जो रेशम मार्ग है वह यहाँ से होकर जाता था, तो एक तरीके से यह जंक्शन का काम करता था जो मध्य एशिया को जोड़ता था पूर्व एशिया से, यानी रेशम मार्ग को जोड़ता था मध्य एशिया से। तो आर्थिक केंद्र है और इस आर्थिक केंद्र पर अधिकार के लिए लगातार संघर्ष होगा, इसीलिए समरकंद इतना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यह सांस्कृतिक और शिक्षा का भी केंद्र था। यहाँ पर बहुत सारे खगोल शास्त्री, वास्तुकला, विज्ञान, गणित, इन सब की जो परंपरा है वह पहले से दिखती है। यहाँ पर जो तैमूर का पोता है उलूग बेग, उसने एक वेधशाला भी स्थापित की थी। यहाँ मदरसे बने थे, यहाँ पर फारसी की, अरबी की, तुर्की की, इन सब की संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी। तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र भी था। इसके अलावा हम देखें
तो यह धार्मिक और स्थापत्य कला का भी क्षेत्र था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेधशालाएं हैं, सांस्कृतिक संस्थान हैं, तो इसीलिए धर्म से जुड़ी जो चीजें हैं वह भी यहाँ मिलती हैं। यहाँ आपको मस्जिदें मिलेंगी, जिनमें सबसे फेमस रेगिस्तान मस्जिद, गुरे आमिर मस्जिद, यह सब बहुत फेमस है। तो मस्जिदें हैं, सांस्कृतिक केंद्र है, आर्थिक व्यवस्था का केंद्र है और प्राचीन काल से ही तैमूर लंग की राजधानी है। इसके साथ साथ सामरिक दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य एशिया पर हमला करना हो, पूरब के हमले को रोकना हो, उन सारी स्थितियों में यह बहुत इंपॉर्टेंट था। तो समरकंद एक तो प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है तैमूर लंग के वंश से, दूसरा यह इतना इंपॉर्टेंट क्षेत्र था कि बाबर बार बार यह कोशिश करता था कि इस क्षेत्र पर अधिकार हो जाए। बाबर की युद्ध परंपराओं में एक चीज आपको मिलेगी और यह जो युद्ध की पद्धति है यह बाबर के लिए बहुत लाभदायक होगी। या हम यह कहें कि भारत में जो मुगल है वह अपनी प्रशासनिक व्यवस्था क्यों स्थापित कर पाए और मुगल भारत में जीत ही क्यों पाए, उसके पीछे यह जो युद्ध पद्धति है, यह युद्ध पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हमें डिटेल से समझना होगा। युद्ध पद्धति का नाम क्या है? तुलगमा युद्ध पद्धति। इसमें होता क्या था? सबसे पहले जो फ्रंट लाइन है, ये आपकी जो फ्रंट लाइन है, यहाँ पर होते थे आपके सैनिक और बीच में, फ्रंट लाइन के बीच में यहाँ पर आपकी होती थी तोपे, और यह तोपे मुख्यतः क्या होती थी? पैदल तोपे। इसके पीछे सेना का एक चक्र होता था या फिर सेना की एक लाइन होती थी और जिसमें होते थे आपके बड़े बड़े सरदार। यह सरदार अपने घोड़ों पर, अपने हाथियों पर होते थे। जो किनारे हैं यहाँ पर क्या होते थे? तेज घुड़सवार। दोनों तरफ, दोनों किनारों पर क्या होंगे? तेज घुड़सवार। और वह घुड़सवार कैसे होंगे? तीर कमान वाले। हमने बार बार यह देखा है कि जो मध्य एशिया का यह क्षेत्र है यह घुड़सवारी के लिए बहुत फेमस है और तीरंदाजी के लिए बहुत फेमस है। और उनमें भी जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी घुड़सवारी करते हुए तेज गति से तीरंदाजी करना, यह इस क्षेत्र की विशेषता थी। तो यहाँ पर जो यह तुलगमा युद्ध पद्धति है, इसमें इस विशेषता का इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रंट लाइन पे हो गए आपके सैनिक, उसके बीच में हो गए आपकी तोपें, किनारे किनारे आपके हो गए तेज घुड़सवार सैनिक, उसके पीछे मतलब जो आपके घुड़सवार सैनिक हैं, इन सब के पीछे होता था आपका नेता, और यहाँ पर आपको मिलेगा बाबर। और उसके पीछे अंतिम रूप से क्या थी? एक घुड़सवारों की पंक्ति। तो किनारे से दो घुड़सवार या फिर किनारे से घुड़सवारों का जो दस्ता है वह मिलता था दोनों साइड से, और बीच में आपका क्या है? सरदार होते थे। उन सरदारों के पीछे क्या होता था? इनका मुख्य नेता होता था। और अंत में क्या होता था? एक पंक्ति होती थी पूरी घुड़सवार सैनिकों की। तो जो घुड़सवार सैनिक है, उसके अलावा जो आपकी यह तोपें हैं, यह इंपॉर्टेंट रोल अदा करती थी पूरी युद्ध व्यवस्था में। सबसे पहले जो आपकी तोपें हैं, यह तोपें हमला करती थी और हमला करने के बाद जो विपक्ष की सेना है उस सेना को तितर बितर कर देती थी। उसके बाद जो आपका विंग्स है, एक तरफ या दूसरी तरफ यह दोनों हमला करती थी और उनके पीछे हमला करते थे आपके सरदार। तो इस तरह से जो सेना है उस सेना को यह लोग तितर बितर कर देते थे और तितर बितर करने के बाद युद्ध करते थे। यही पद्धति भारत में काम करेगी और इसी पद्धति की मदद से जो आपका मुगल साम्राज्य है वह अपने प्रारंभिक चरणों में अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करेगा। इसे हम डिटेल से समझ लेते हैं। जो आपका केंद्र है वहां पर जो आपकी अरबा गाड़ियां हैं, जिनमें हमने देखा उनके पीछे तोपे भी हैं। तो सबसे पहले हैं आपकी अरबा गाड़ियां, जिनमें 700 गाड़ियां हमको दिखती हैं। ये अरबा गाड़ियां चमड़े की रस्सियों से बंधी होती थी। इनके पीछे तोपें होती थी, तोपों के पीछे बंदूकधारी सैनिक होते थे और केंद्र में ही क्या होता था? बाबर का कमांड पोस्ट, जो हमने पीछे देखा। जो बायां हिस्सा है उसमें क्या देखा? घुड़सवार होते थे। उसके साथ साथ हमने यह भी देखा कि जो दायां हिस्सा है उसमें भी घुड़सवार होते थे और यह मिलकर हमला करते थे। अब बाबर का जो संघर्ष है वह संघर्ष शुरू होता है। हमने देख लिया कि कहां से कनेक्टेड है, हमने यह देख लिया कि किस तरह की युद्ध व्यवस्था को यह लोग अपनाते हैं और जो इनकी यह युद्ध व्यवस्था है, इस युद्ध व्यवस्था के तहत इनकी सैन्य क्षमता भले ही कम होती थी, लेकिन यह जो आक्रमण करते थे वह आक्रमण बहुत प्रभावशाली होते थे। इसी क्रम में जो बाबर है वह उठता है और संघर्षों को शुरू करता है। उज्बेक का शासन है शैबानी खान, जिसकी चर्चा भी हमने पीछे की थी। इस शैबानी खान से जो बाबर है उसका बार बार संघर्ष होता है और बार बार यह जो आपका शैबानी खान है यह बाबर को हरा देता है। बाबर चाहता है कि उसका समरकंद पर अधिकार हो जाए, लेकिन 1501 में शैबानी खान फरगना पर ही आक्रमण कर देता है और यहाँ पर एक युद्ध होता है। युद्ध का नाम क्या है?
सरहे पुल का युद्ध। इस युद्ध में बाबर हार जाता है। बहुत बुरी तरीके से शहबानी खान बाबर को हरा देता है। इस हार के बाद जो बाबर है इसको फरगना भी छोड़ना पड़ता है। कहाँ यह कोशिश कर रहा था कि समरकंद पर इसका अधिकार हो जाए, लेकिन 1501 में शहबानी खान हमला कर देता है फरगना पर भी, और फरगना चला जाता है शहबानी खान के नियंत्रण में। बाबर को मजबूरन फरगना भी छोड़ना पड़ता है। फरगना को छोड़ने के बाद वह जाता है हेरात की ओर। हेरात जो कि तैमूरी साम्राज्य का क्षेत्र था, यहाँ पर भी बाबर को कोई सफलता नहीं मिलती है। अंततः बाबर आता है काबुल के क्षेत्र में। अच्छा, काबुल में आने के पीछे भी एक घटनाक्रम है। जो काबुल का शासक है आजम खान, आजम खान मित्र होता है बाबर का, और जब बाबर दर दर भटक रहा था, फरगना में उसको कोई क्षेत्र नहीं मिलता है, हेरात में नहीं मिलता है, अलग अलग क्षेत्रों से वह पराजित होता है, तो जो यह इसका मित्र है आलम खान, यह आलम खान काबुल में इसको बुलाता है और मित्रता के नाते यह कोशिश करता है कि इसको संरक्षण दे दे, यह किसी तरीके से यहाँ पर रह पाए। लेकिन जो आपका बाबर है यह महत्वाकांक्षी होता है और यह नहीं चाहता है कि किसी की शरण में रहे, और यह धोखा करता है। धोखा करके जो आपका यह आलम खान है इसको पराजित कर देता है, और 1504 में यह काबुल पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है। तो 1501 में इसके हाथ से फरगना जाता है, लेकिन 1504 जाते जाते यह काबुल पर अधिकार कर लेता है। अब काबुल पर अधिकार करने के बाद यह भारत की तरफ आगे बढ़ेगा और भारत में संघर्षों को शुरू करेगा। काबुल को इसने एक मजबूत केंद्र बनाया, वहां कई सारे प्रशासनिक सुधार किए, सेना को इसने मजबूत किया और फिर से कोशिश की कि समरकंद पर अधिकार कर ले, क्योंकि समरकंद का जो विचार है वह बाबर के दिमाग से नहीं निकल रहा है। बाबर हर हालत में यह चाहता है कि समरकंद पर अधिकार हो जाए। काबुल में ही इसने उपाधि धारण की बादशाह की, और यही जो आपकी बादशाह की उपाधि है यह बाद में आके बन जाएगा बादशाह। और बादशाह की उपाधि कैसी है, यह जो मिर्जा की परंपरा है उसकी पैतृक उपाधि है। यानी जो बाबर के पूर्वज हैं वह बादशाह की उपाधि धारण करते थे, उसी उपाधि को धारण किया बाबर ने, और यही उपाधि बाद में बदलकर हो जाएगी बादशाह। समरकंद को जीतने का यह फिर से प्रयास करता है। 1511 में आक्रमण करता है, कहां पर, समरकंद पर, लेकिन इस बार भी उसको हारना पड़ता है। जो उज्बेक हैं वह ज्यादा शक्तिशाली साबित होते हैं और समरकंद पर इसका अधिकार नहीं हो पाता है। लेकिन यह हार फिर नहीं मानता है। 1512 में भी हमले करता है, 1513 में भी हमले करता है, लेकिन किसी भी हमले में यह जीत नहीं पाता है। समरकंद इसको नहीं मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि 1501 से लेकर 1513 तक 12 साल यह संघर्ष करता है समरकंद के लिए, और समरकंद इसको नहीं मिलता है। अंततः यह समझ जाता है कि अब समरकंद पर इसका अधिकार नहीं हो सकता है, तो यह काबुल में ही बस जाता है और काबुल को ही अपनी सत्ता का केंद्र बना लेता है। अब यहीं से यह प्रयास करेगा पूरब की तरफ बढ़ने का, क्योंकि पश्चिम की तरफ यह नहीं बढ़ पा रहा है। वहां जो शक्तियां हैं बार बार इसको पराजित कर रही हैं। तो अब बाबर पूरब की तरफ बढ़ेगा और पूरब में आएगा भारत का क्षेत्र। तो आने वाले वीडियो में हम समझेंगे कि भारत पर कैसे बाबर का आक्रमण होता है, भारत में वह सफल क्यों होता है, और भारत में कैसे मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।